हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बीजांड यानी ओव्यूल की संरचना। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पहले हमें इस बात को पहले से रिकॉल करना पड़ेगा कि आखिर बीजांड क्या होते हैं। ठीक है। जैसा कि हम सभी ने पढ़ा था कि प्रत्येक जो पुष्प है उस पुष्प में जो मादा जनन भाग है वह था जायांग यानी गायनोशियम। और जायांग का जो प्रत्येक सदस्य है वह कहलाता है क्या? अंडप। और प्रत्येक जो अंडप है उसके हमने तीन भाग पढ़े थे। एक जिसे हमने कहा था वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा अंडाशय। अंडाशय जो है अंडप का यानी कार्पल का सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है। और इस अंडाशय के अंदर एक गुहिका पाई जाती है जिसे कहते हैं ओवेरियन कैविटी यानी अंडाशयी गुहिका। और वो जो गुहिका जो है लोक्यूल जो है उस गुहिका के अंदर हमने एक बात की थी, एक स्थान होता है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। और वो जो प्लेसेंटा है उसकी स्थिति अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है। ये जो प्लेसेंटा है ये एक प्रकार से फूली हुई मृदुतकीय संरचना है, पेरेनकाइमेटस मास ऑफ सेल है, जहां पर आपको कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। और उन्हीं संरचनाओं को हम एक नाम देते हैं बेटा बीजांड यानी ओव्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीजांड है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे बीजांड पुष्प के अंडाशय में पाए जाते हैं। अपरा या प्लेसेंटा नामक जो संरचना जो कि एक मृदुतकी है फूली हुई संरचना है उस पर उत्पन्न होते हैं। और जब बेटा पुष्प में ये जो जायांग है उसमें जनन की प्रक्रिया के दौरान निषेचन की घटना हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके पश्चात बच्चों ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय वाला जो भाग है जो हमने कहा निचला फूला हुआ जो भाग है अंडप का, वो तो फल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो बीजांड जो है वे बदल जाते हैं बीजों में। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि बीजांड कहेंगे किसे, बीजांड की परिभाषा क्या होगी, तो सीधी सी बात है कि बीजांड का मतलब क्या है? अंडाशय में उपस्थित अंडाशय में उपस्थित वह संरचना, अंडाशय में उपस्थित वह संरचना जो कि परिपक्वन एवं निषेचन के पश्चात, परिपक्वन और निषेचन के पश्चात किसका निर्माण कर लेती बेटा? बीज का निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है। और उसी संरचना का जो नाम है बेटा, उस संरचना का नाम ही है बीजांड यानी ओव्यूल। तो हम अपने शब्दों में ये कह सकते हैं बच्चों कि वास्तव में बीजांड जो है, वास्तव में बीजांड जो है क्या है? अपरिपक्व व अनिषेचित बीज है। यही तो कहेंगे बेटा, क्योंकि जब इसका निषेचन हो जाता है तब जाकर यह बीज में बदल जाता है। तो आप इसको अपरिपक्व या अनिषेचित बीज का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत खास है जिसको आपको समझना पड़ेगा, बीजांड जो है
उस बीजांड के अंदर ही गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम बात कहें तो एनसीईआरटी कहती है कि वास्तव में बीजांड एक गुरु बीजाणुधानी है। अगर हम पुरानी बातों के बारे में सोचे तो आपको पता होगा टेरिडोफाइटा पादपों में भी तो गुरु बीजाणुधानियां होती हैं, जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं, और यहां पर भी गुरु बीजाणुधानी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो बीजांड है तो एक गुरु बीजाणुधानी, क्योंकि इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। लेकिन अभी हम इसकी जब संरचना पढ़ेंगे तो इसमें चारों तरफ एक आवरण मिलेगा जिसे कहेंगे हम अध्यावरण। तो हम यहां पर एक शब्द और कह सकते हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में, जैसे नीट आदि में ये आता है कि हम बीजांड को यूं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीजांड अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी है। बीजांड क्या है? अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणु धानी है। ठीक है, बहुत खास पॉइंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। वास्तव में बीजांड को क्या कहा जाता है? अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। और बेटा इस अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड का जो विकास है वह जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजों में भी हो चुका था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है दोनों ही बीजी पादप है, बीज उत्पन्न करने वाले पादप है, तो दोनों के अंदर ही बीजांड यानी अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म में भी हम इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से क्या है? अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी है। अब यहाँ पर फिर हम लौटते हैं। अगर हम कहें कि किसी पुष्प में जो मादा जनन भाग है जिसको हमने जायांग कहा, और जायांग का प्रत्येक सदस्य अगर एक अंडप है तो अंडप में हमने कहा नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो तो अंडाशय था, ओवरी था, और ओवरी के अंदर बीजांड होते हैं। तो यहाँ एक बात जरूर याद रखिएगा कि बीजांडों की जो संख्या है यानी ओव्यूल्स की संख्या जो है ना, एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी। बीजांडों की संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी। इसी कारण से अगर किसी पौधे में अंडाशय में अगर एक ही बीजांड है तो निषेचन के पश्चात उसमें एक ही बीज बनेगा, और अगर एक से अधिक बीजांड है तो एक से अधिक बीज बनेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाएगा बीजांडों की संख्या, अगर कहा जाए, ये एक प्रकार से बीजांडों की संख्या सीधे तौर पर बीजों की संख्या को ही प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो बीजांडों की जो संख्या है, बीजांडों की अगर हम संख्या की बात करें तो बीजांडों की संख्या एक या अधिक, या तो एक हो सकती है या फिर अधिक हो सकती है। ठीक है, तो इसके आधार पर जरूर याद रखिएगा। अगर मैं आपको कहूं किन किन पौधों के अंदर एक ही बीजांड पाया जाता है, अगर मैं कहूं एक बीजांड जो है, एक बीजांड का मतलब है उनमें फल बन जाने के पश्चात एक बीज बनेगा, अंडाशय फल में बदलेगा, बीजांड बीज में बदलेगा। तो अगर एक बीजांड का उदाहरण अगर कहूं तो ध्यान रखिएगा, आप सोचिए किन किन पौधों के अंदर, फलों के अंदर एक ही बीज पाया जाता है। अगर आप सोचे तो यहां पर मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बीजांड किन में मिलेगा, जैसे मैं कहूं आम, आम में अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है, एक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है। नारियल में अगर कहूंगा तो बेटा नारियल के अंदर भी आपको एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड देखने को मिलता है। तो आम है, नारियल है। इसके अलावा अनाज कुल के जो पौधे होते हैं, ग्रामीणी कुल के पौधे, जैसे गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं के अंदर भी आपको
एक ही बीजांड मिलता है एक अंडाशय के अंदर। और धान यानी चावल की बात करूं, जो भी ग्रैमनी कुल का सदस्य है तो उनमें भी क्या है, एक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है। याद रखिएगा, एक अंडाशय में एक बीजांड। लेकिन जरूरी नहीं है, कई पौधों के अंदर एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड होते हैं। और एक से अधिक बीजांड जो होंगे, एक से अधिक बीजांड अगर मैं कहता हूं तो इसमें हमारे पास में उदाहरण क्या हैं? इसमें उदाहरण है जैसे मटर, फेबेसी कुल के सदस्य। इसके अलावा ऑर्किड्स जितने भी होते हैं उनमें एक फल के अंदर अनेक बीज मिलते हैं, इसका मतलब एक अंडाशय में अनेक बीजांड हो सकते हैं ना। तो ऑर्किड्स जो हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि उनमें एक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन, तरबूज की अगर मैं बात करूं तो तरबूज में भी, वाटरमेलन में भी आपको एक अंडाशय में एक से अधिक यानी अनेक बीजांड दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही पपीता की बात करें तो पपीते में भी आपको अनेक बीजांड दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो थी बेटा बीजांड क्या है और बीजांडों की संख्या कैसी होती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीजांड की संरचना कैसी होगी उस पर चर्चा करते हैं, तो उसको समझिएगा। देखिए, अगर मैं बीजांड की संरचना की अगर बात करता हूं तो यहां आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहां समझना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीईआरटी की ही एक लाइन समझिएगा कि अधिकांश पौधे जितने भी होते हैं, अधिकांश आवृतबीजी जितने भी होते हैं, अधिकांश आवृतबीजी, ठीक है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, और मैं अगर कहूं तो इसमें आपको मानना पड़ेगा 80% कुलों की बात की जा रही है। अधिकांश आवृतबीजी यानी 80% में बीजांड जो है ना, यानी अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी जो है वह होती है प्रतीप एवं द्विअध्यावरणी। ठीक है, प्रतीप एवं द्विअध्यावरणी। अधिकांश पौधों में अगर कहा जाए अधिकांश पौधों में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है तो प्रतीप जरूर याद रखिएगा। 80% पौधों में देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से हम यूं कहें कि इसको कह सकते हैं एनाट्रोपस, एनाट्रोपस एंड बाइटैगमिक प्रकार का। तो जो बीजांड अधिकांश पौधों में आपको मिलेगा वो इसी प्रकार का मिलेगा। ठीक है, अब प्रतीप से क्या तात्पर्य, यहां पर मैं जो 80% पौधों की बात कर रहा हूं ना, जिनमें ये प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो प्रतीप बीजांड होता क्या है इसको समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा। आपने जब अनावृत बीजी पौधे पढ़ा भी होगा आसानी से जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में आपने देखा होगा कि जो बीजांड है ना इस प्रकार का होता है। जिम्नोस्पर्म पौधों में बीजांड इस प्रकार का होता है। ये जो बीजांड जो बना रहा हूं मैं यहां पर चित्र द्वारा, इस बीजांड की अगर मैं खास बात कहूं आपको, ठीक है, संरचना के आधार पर इस प्रकार का जो बीजांड है यह सबसे सरलतम प्रकार का बीजांड है। और ये जो है जिसको रिज्जु बीजांड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रिज्जु बीजांड, रिज्जु प्रकार का बीजांड। ये रिज्जु प्रकार को हम सीधा प्रकार भी बोल सकते हैं, अपराइट प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो इंग्लिश में अगर कहें तो इसको ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहा जाता है, ऑर्थोट्रोपस टाइप। ठीक है, जो हमें मिलता अगर कहूं तो इसका अगर मैं उदाहरण कहूं तो इसका उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, इसका जो उदाहरण है वो है एक तो जिम्नोस्पर्मी पादप अनावृत बीजी, ठीक है,
और कुछ एंजियोस्पर्म में भी मिलता है, जैसे अगर मैं कहूं पॉलीगोनम में मिलता है। ठीक है, पॉलीगोनम में भी मिलता है, ऐसा नहीं है। एक तो जिम्नोस्पर्म में मिलेगा और कुछ एंजियोस्पर्म जैसे पॉलीगोनम में भी आपको मिलेगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहां पर मैं पॉलीगोनम का नाम दे रहा हूं, जो कि एंजियोस्पर्म में मिलेगा। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें अगर मैं आपको कहूं, जो अभी संरचना में भी पढ़ेंगे, कि बीजांड का ये जो मुख जो दिख रहा है ना, यानी ये बीजांड का बीजांड द्वार क्या है? बीजांड द्वार है। ठीक है, क्या? बीजांड द्वार है। दूसरा, अगर मैं कहूंगा बीजांड द्वार के बाद में ये जो संरचना बीच में है, जो अभी संरचना में और पढ़ने को मिलेगी, बीजांड काय। ये बीजांड अध्यावरण नाम की संरचना निकलती, तो ये जो स्थान है इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, निभाग। और यहां एक व्रंत के पास में एक संरचना है जिसको कहते हैं नाभिक। इनकी डिटेल अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो भी जाएगी। जिन बच्चों ने जिम्नोस्पर्मी पादप पढ़ा उन्हें पता भी होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि ऋजु बीजांड क्या होता है, तो बेटा ऋजु बीजांड की तो विशेषता रहती है कि जो बीजांड का बीजांड द्वार है, ये बीच में जो बीजांड काय नाम की संरचना है, उसके अलावा निभाग जो है और उसके अलावा जो नाभिक है, ये सभी एक सीधी रेखा में होते हैं। ये सभी एक सीधी रेखा में होते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक चीज सोचे, अगर इसमें जो मुख्य वाला ऊपर वाला भाग है इसको बिल्कुल यूं उल्टा कर दें, 180 डिग्री के कोण पर घुमा दें, ये तो किस प्रकार का? ऋजु प्रकार का बीजांड था। लेकिन अगर आप इसको उल्टा घुमा दें, इसके मुख्य भाग को इस प्रकार से उल्टा घुमा दें, 180 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ, इसका मुख्य भाग जो है वो आपको अगर इस तरीके से 180 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ दिखे, देखिए बिल्कुल वही संरचना है, लेकिन ये जो मुख्य भाग होता है बीजांड का ऊपर का हिस्सा वाला भाग, वो अगर 180 डिग्री के कोण पर अगर घूम जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो है इसको प्रतीप बीजांड कहते हैं। और यही प्रतीप बीजांड हम अभी पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। प्रतीप बीजांड यानी कहने का मतलब है इन्वर्टेड टाइप, उल्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो इसको एनाट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाट्रोपस। और बेटा एनाट्रोपस टाइप ऑफ जो ओव्यूल है, एनाट्रोपस प्रकार का जो बीजांड जो होता है, उसमें खास बात ये रहती है कि बीजांड का जो मुख्य भाग है, ये वाला जो मेन बॉडी वाला जो पार्ट है, ये बीजांड का मुख्य भाग जो है, मेन बॉडी है, मुख्य काय जो है, वह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री एंगल पर कोण पर घूम जाता है। ठीक है, और जब यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तो जो बीजांड का बीजांड द्वार जो है वह देखिए बिल्कुल इस बीजांड के व्रंत के पास पहुंच गया। देखिए ये जो स्टॉक जो दिख रही है, ये बीजांड का व्रंत है। तो ये अगर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि बीजांड का व्रंत है, बीजांड का व्रंत है, ठीक है, फनिकल कहते हैं जिसको। तो और ये बीजांड का जो बीजांड द्वार है यानी माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, वह बिल्कुल कहां पहुंच गया है? बीजांड के व्रंत के पास घूमकर। तो आपको बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अधिकांश आवृत बीजों में प्रतीप उल्टे प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो उल्टे प्रकार का बीजांड का मतलब देखिए ये तो सबसे सरल प्रकार का बीजांड है। कौन सा? ऋजु प्रकार का बीजांड। ऋजु प्रकार का बीजांड जो है ना, सबसे सरल बीजांड है, सबसे सरल। वह आदिम प्रिमिटिव, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि सबसे सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, सबसे सरल व आदिम प्रकार का बीजांड अगर कहें तो वो तो है कौन सा बेटा? ऋजु प्रकार का बीजांड, सीधा बीजांड, जो कि जिम्नोस्पर्म व पॉलीगोनम में मिलता है, जिसमें बीजांड का बीजांड द्वार, बीजांड का जो यहाँ पर बीच में सेंटर वाला जो टिश्यू है बीजांड का है, उसके बाद में निभाग और जो नाभिक है, ये सभी एक सीधी रेखा में मिलते हैं। लेकिन यही अगर इसका बीजांड का मेन पार्ट अगर पूरा इन्वर्टेड हो जाए, पूरा घूम जाए, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा, तो बीजांड का बीजांड द्वार बीजांड के व्रंत के पास चला जाता है, मुड़कर। इस प्रकार से सोचिए, मुड़कर बिल्कुल बीजांड के व्रंत के पास पहुंच जाता है।
ठीक है, तो इसको प्रति प्रकार का बीजांड कहते हैं। तो जो 80% एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई मैंने क्या लिखा है कि प्रतीप एवं द्विअध्यावरणी। तो बेटा द्विअध्यावरणी क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर इस चित्र को देखें, हम इस चित्र को अगर देखें तो यहाँ पर जो ओव्यूल जो दिखाई दे रहा है, इस ओव्यूल में यहाँ पर दो आवरण हैं ये, ठीक है, ये आवरण अध्यावरण कहलाते हैं, ये आवरण अध्यावरण कहलाते हैं। तो अध्यावरण का मतलब है इसमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं, जिसके का वर्णन हम अभी थोड़ी देर में और करेंगे कि एक प्रारूपिक बीजांड जो कि प्रतीप एवं द्विअध्यावरणी होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसका मतलब है ये जो है जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में मिलेगा प्रतीप इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रकार का मिलेगा और उसमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे संरचना के आगे। बच्चों ये है एक प्रारूपिक बीजांड, ठीक है, प्रारूपिक बीजांड की संरचना। और जैसा मैंने आपको बताया भी है कि एक प्रारूपिक बीजांड कैसा होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल किस टाइप का होता है, तो हम सबको पता है, हमने अभी बात भी की है कि वो किस टाइप का होता है। हमने कहा प्रतीप यानी एनाट्रोपस, ठीक है, प्रतीप प्रकार, व द्विअध्यावरणी यानी बाइटैगमिक। तो हम इसकी संरचना को समझने वाले हैं, प्रतीप एवं द्विअध्यावरणी बीजांड की संरचना पहले समझते हैं। बच्चों प्रत्येक जो बीजांड है उसके दो भाग होते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से थे समझेगा। एक तो इस बीजांड का ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये गोलाकार संरचना के रूप में, ये जो पूरा हिस्सा है इसको कहा जाता है बीजांड का मुख्य काय। क्या कहते हैं, मुख्य काय, यानी मेन बॉडी। ठीक है, और दूसरा जो भाग है ये तो पूरा मेन बॉडी हो गया, और दूसरा जो भाग है ये है बीजांड का व्रंत है, बीजांड व्रंत यानी फनिकल। ठीक है, तो एक बीजांड की अगर संरचना की बात करें तो कितने भाग होते हैं बेटा, दो भाग होते हैं, एक तो मुख्य काय और दूसरा क्या, बीजांड व्रंत। ठीक है, समझेगा, बीजांड यानी ओव्यूल जो है जिसे अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है मुख्य काय मेन बॉडी, और दूसरा जो है वह है बीजांड व्रंत फनिकल। देखिए बेटा अभी जो बीजांड व्रंत मैंने कहा था, बीजांड व्रंत एक प्रकार से बीजांड का डंठल है, बीजांड व्रंत एक प्रकार से क्या है, बीजांड का डंठल है। और ये बीजांड का जो व्रंत होता है मुख्य काय वाले भाग से एक स्थान पर जुड़ता है जिसको हम हाइलम कहेंगे। तो फिलहाल आप यूं कह सकते हैं कि बीजांड व्रंत जो है वो एक प्रकार से बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी जो है का डंठल है, ठीक है, यानी स्टॉक है। लेकिन जो बीजांड का मुख्य काय भाग जो है, जो एक प्रकार से बीजांड का सबसे प्रमुख भाग है, ठीक है,
ये दोनों आपस में कहां से जुड़ेंगे उस पर चर्चा करते हैं। एक बार देखिएगा आप लोग, इस चित्र में लौटते हैं। अगर मैं कहूं आपको कि ये बीजांड का तो मुख्य काय है और ये व्रंत है, तो दोनों देखिए इस स्थान पर जुड़ रहे हैं। ये वाला जो स्थान जो है ना बेटा, ये स्थान, इस स्थान को कहा जाता है बेटा हाइलम। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं, यानी नाभिक। हाइलम यानी नाभिक, समझ रहे हैं? तो यानी कह सकते हैं हम लोग यहां पर अपने वर्णन में कह सकते हैं कि जो बीजांड का जो व्रंत है, यह व्रंत बीजांड के मुख्य काय से जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, वह हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वह हाइलम। या अगर हिंदी शब्दावली में कहें तो क्या कहलाएगा? नाभिक। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को एक बात अभी कही थी कि जब निषेचन हो जाता है तो यही जो बीजांड है ना, यही पूरा का पूरा बीजांड बीज में बदल जाएगा। तो जब बीजांड बीज में बदल जाएगा तो बीजांड का व्रंत जो है ना, बीज का व्रंत कहलाएगा। बीजांड का व्रंत जो है वो बीज का व्रंत कहलाएगा। और जो हाइलम वाला जो भाग होता है, इस स्थान से जब वो बीज अलग होता है तो बीज के बीचोल के ऊपर आपको एक निशान सा दिखाई देता है, स्कार दिखाई देता है। हम बीज की संरचना में पढ़ेंगे, एक निशान सा दिखाई देता है, स्कार सा दिखाई देता है, क्षत चिन्ह दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। फिलहाल ये बीजांड का व्रंत जो है निषेचन के पश्चात किसका निर्माण करता है? बीज का व्रंत बना लेता है। ठीक है। ये जो फनिकल है यानी बीजांड व्रंत जो है निषेचन पश्चात क्या बनाता है बेटा? बीज व्रंत कहलाता है। चलिए ये तो हो गई बात किसकी? बीजांड व्रंत की। लेकिन अगर हम कहें कि बीजांड का जो मुख्य भाग था, सबसे मेन पार्ट, जो कि गोलाकार संरचना के रूप में हमें ये दिखाई दे रहा है, मुख्य काय, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी? तो बेटा इसमें आप देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बीच में देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बीच में, यहाँ पर ये जो बिल्कुल बीच में जो संरचना दिख रही है, यहाँ पर आपको मृदुत की कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी और उनका ये जो समूह है, इस बिल्कुल बीच वाले को हम कहते हैं बेटा इस बीच वाले इस मृदुतिकी कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है बीजांड काय। बीजांड काय न्यूसेलस। ठीक है। तो पहला भाग हो गया इस बीजांड के मुख्य काय, मेन बॉडी का, कि प्रत्येक बीजांड में केंद्रीय मृदुतिकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजांड काय या न्यूसेलस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें प्रचुर भोजन संग्रहित रहता है। और आप देखेंगे जब यह जो बीजांड काय है धीरे धीरे जब, यानी कहने का मतलब है परिपक्वन अवस्था में गुजरता है, यानी ये कहा जा सकता है कि बीजांड जब परिपक्वन अवस्था में आगे गुजरेगा तो यहाँ पर आपको एक गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया दिखाई देगी। और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा जो गुरु बीजाणु बनेंगे
उनमें से एक गुरु बीजाणु आगे विकास करके यहाँ पर परिपक्व अवस्था के अंदर, इसके अंदर, इस बीजांड काय के अंदर ही आपको एक संरचना प्रदर्शित करेगा, संरचना दिखाएगा, जिसे कहते हैं हम स्त्री युग्मकोद्भिद। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि परिपक्व अवस्था में इसी बीजांड के बीजांड काय में आपको एक संरचना दिखाई देगी, आपको एक संरचना दिखाई देगी, इस प्रकार की संरचना जिसको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी बीजांड के बीजांड काय में। इस संरचना का नाम है स्त्री युग्मकोद्भिद। क्या? स्त्री युग्मकोद्भिद। आप इस स्त्री युग्मकोद्भिद को भ्रूण कोश याद रखिएगा। क्या? भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और जब आगे अगली क्लास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें गुरु बीजाणु जनन होगा और फिर कैसे इसमें ये स्त्री युग्मकोद्भिद देने का। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि ये स्त्री युग्मकोद्भिद जो है, इसमें आप देखेंगे तो कुल कितनी कोशिकाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक बीच में 7। तो कोशिकाएं होंगी 7 और केंद्रक अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखेंगे यहां पर परिपक्व अवस्था में 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना दिखाई देती है, जो क्या है? एक प्रकार से स्त्री युग्मकोद्भिद है, फीमेल गैमेटोफाइट है, भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसेक भी कहते हैं। तो ये पहला भाग क्या था बेटा? इस बीजांड का जो मुख्य भाग है उसका पहला हिस्सा, जिसको हमने क्या कहा? बीजांड काय। ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं इस बीजांड काय यानी मुख्य काय वाला जो भाग है, इसके अगर घटक अगर कहूं, कंपोनेंट अगर कहूं कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है? बीजांड काय है। बीजांड काय यानी न्यूसेलस। क्या है बीजांड काय? हमने क्या कहा? पहली बात हमने कहा कि बीजांड काय बीजांड में उपस्थित केंद्रीय मृदुतकी कोशिकाओं का समूह। एक मिनट। बीजांड में उपस्थित केंद्रीय मृदुतकी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना समूह है। बिल्कुल सेंटर में आपको ये चीज देखने को मिलती है कि बीजांड के मुख्य काय वाले भाग में बीचों बीच मृदुतकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? बीजांड काय। इसमें क्या खास बात बताई? प्रचुर भोजन संग्रहित होता है। ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा कि बीजांड काय में प्रचुर भोजन संग्रहित होता है। ठीक है। अच्छा, और क्या बताया मैंने? इसमें प्रचुर भोजन तो संग्रहित रहता ही है, लेकिन खास बात बताई मैंने कि जब यह बीजांड काय परिपक्व अवस्था में होगा यानी मेच्योर हो जाएगा, पूरी प्रोसेस होगी, आगे देखेंगे, तो परिपक्व अवस्था में इसमें क्या पाया जाता है? 7 कोशिकीय यानी 7 सेल्ड
वह 8 केंद्र की है। सेवन सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेटेड, 7 कोशिकीय व 8 केंद्र के, जरूर याद रखिएगा। स्त्री युग्मकोद्भिद उपस्थित होता है। स्त्री युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट उपस्थित होता है। ठीक है, याद रहेगी बात आप लोगों को, बहुत मोस्ट लाइन है। क्या खास बात बताई मैंने आप लोगों को कि जब बीजांडकाय परिपक्व होता है तो भाई अपरिपक्व अवस्था में तो आपको केवल मृदुतकी कोशिकाओं का समूह दिखाई देगा, लेकिन परिपक्व अवस्था में इसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेटेड संरचना दिखाई देगी। और उस संरचना को हम नाम देंगे बेटा क्या, स्त्री युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। आपको बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो पहला जो भाग है यानी इस बीजांडकाय का, उसकी हमने चर्चा कर ली, मतलब सॉरी मुख्य काय का बीजांडकाय। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो बीजांडकाय है, जो केंद्रीय मृदुतकी कोशिकाओं का समूह है, उसके चारों तरफ देखिए आपको एक संरचना दिखाई दे रही है। ये जो संरचना है अध्यावरण है। क्या है? अध्यावरण। और चूंकि मैंने कहा था अधिकांश आवृत बीजों में जो 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, तो देखिए ये तो है बाह्य अध्यावरण। यहाँ इस चित्र में अगर देखेंगे तो ये तो है बेटा क्या, बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट। बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट। और दूसरा ये अगर मैं कहूंगा तो ये है आंतरिक अध्यावरण। आंतरिक अध्यावरण, इनर इंटेगुमेंट। तो कुल मिलाकर अध्यावरण किसे कहेंगे आप, इंटेगुमेंट किसे कहेंगे भाई, जो बीजांडकाय है उसके चारों ओर उपस्थित जो भी आवरण आपको दिखाई दे रहा है, उस आवरण का ही नाम क्या है, उस आवरण का नाम क्या है, तो वो है बेटा क्या, अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट। दूसरा भाग हो गया अध्यावरण यानी क्या है, इंटेगुमेंट। इसीलिए तो हमने बीजांड को अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणुधानी नाम दिया था। गुरु बीजाणुधानी क्यों? क्योंकि इसमें गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया द्वारा गुरु बीजाणु बनेंगे। और अध्यावरण क्यों? क्योंकि यहाँ पर अध्यावरण नामक एक आवरण है। टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स में गुरु बीजाणुधानी होती है लेकिन अध्यावरण नहीं होता, लेकिन जिम्नो एंजियोस्पर्म में गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर अध्यावरण होता है और उसी को ही हम बीजांड कहेंगे। ठीक है, तो अध्यावरण क्या है, बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस के चारों ओर उपस्थित आवरण है। ठीक है, उस आवरण का नाम क्या है, अध्यावरण है, इंटेगुमेंट है। और मैंने कहा था अगर कहा जाए अधिकांश आवृत बीजों में तो इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, इंटेगुमेंट कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। 2 होते हैं। 2 में भी अगर मैं कह रहा हूं तो यहां पर आपके पास में 2 अध्यावरण है, एक तो बाह्य अध्यावरण है, आउटर इंटेगुमेंट है। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, भीतरी अध्यावरण है, इनर इंटेगुमेंट है। याद रखिएगा जब निषेचन हो जाता है तो अध्यावरण से निषेचन के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, बीजांड का जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के पश्चात ये जो अध्यावरण नाम का आवरण है यही बीज चोल का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात अध्यावरण क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, अध्यावरण बीज चोल, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, बीज चोल का निर्माण करता है।
ठीक है, बीज चोल का निर्माण करता है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो बाहर वाला अध्ययन है, आउटर इंटेगुमेंट है, उस आउटर इंटेगुमेंट से तो बाह्य बीज चोल जिसको टेस्टा कहा जाता है, ठीक है, जो आउटर इंटेगुमेंट है, बाह्य बीज चोल है, से तो बनेगा क्या, टेस्टा। टेस्टा यानी बाह्य मतलब बाह्य बीज चोल बनेगा, ठीक है, टेस्टा का निर्माण, उसे टेस्टा कहा जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, बाह्य बीज चोल यानी टेस्टा का निर्माण होता है। और जो इनर इंटेगुमेंट है, भीतरी अध्यावरण जो होता है, इनर इंटेगुमेंट से यानी आंतरिक अध्यावरण से क्या बनता है, टैगमेन बनता है। टैगमेन शब्द याद रखिएगा, टैगमेन का मतलब है आंतरिक बीजचोल। बीजचोल मतलब आवृत बीजों में बीजचोल जो बनेगा निषेचन के पश्चात, उसकी भी दो परतें होती है, बाह्य बीजचोल टेस्टा, आंतरिक क्या है, टैगमेन। तो टेस्टा का फॉर्मेशन आउटर करेगा, आउटर इंटेगमेंट करेगा, और टैगमेन का निर्माण जो है वो अंदर वाला अध्यावरण करेगा। हो गई बात, दो बातें हो गई। जो मुख्य काय था उसमें एक तो हमने बीजांड काय यानी न्यूक्लियस की चर्चा की, और दूसरा हमने की अध्यावरण की। अब आगे और बात करते हैं, एक बार चित्र देखते हैं हम लोग। बच्चों इस चित्र में अगर देखेंगे, ये बिल्कुल बीच में केंद्रीय मृदुतिकी कोशिकाओं का समूह तो बीजांड का है, जिसमें परिपक्व अवस्था में आपको स्त्री युग्मकोद्भिद दिखेगा। उसके अलावा इसके चारों तरफ आपको जो यहाँ पर आवरण दिख रहा है वो क्या अध्यावरण है। आपको यहाँ पर एक बात देखनी है, इस पूरे बीजांड के अंदर जो बीजांड काय है ना, उसके चारों तरफ अध्यावरण है, लेकिन एक स्थान है जहां पर अध्यावरण नहीं है। देखिए कहाँ है, देखिए कहाँ है, इस जगह। ये जो स्थान आपको दिख रहा है ना, जहां पर आपको अध्यावरण नहीं दिखाई दे रहा है, ये है बेटा बीजांड द्वार। क्या है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या है, तो हम ये सीधा सा कह सकते हैं कि बीजांड में एक स्थान या छिद्र को छोड़कर बीजांड काय के चारों तरफ अध्यावरण होता ही है। तो वो जो स्थान जहां पर क्या नहीं है, अध्यावरण नहीं दिखाई दे रहा है, उस स्थान को ही हम कहते हैं बेटा बीजांड द्वार। इट इज ए माइन्यूट ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, यानी एक प्रकार से यह बीजांड का मुख है। ठीक है, आप एक बार सोचिए कि जब मैंने पहले एक प्रकार बताया था थोड़ी देर पहले बीजांड का, जिसको रिज्जु प्रकार का था, उसमें भी आपको ऊपर बीजांड का द्वार दिख रहा था, माइक्रोपाइल छिद्र दिख रहा था, वहां भी अध्यावरण नहीं था। तो एक तरीके से यहां पर भी नहीं है, बस इसमें मुख्य वाला भाग 180 डिग्री के कोण पर घूम गया है ना बेटा। तो याद रखिएगा, इसको बीजांड का मुख कहा जाता है, और मुख जो होता है हमेशा इसका ऊपरी हिस्सा होता है, ये बात याद रखना। आप बोलोगे ये तो नीचे दिख रहा है, बेटा इसमें मुख्य काय नीचे मुड़ चुका है। अगर रिज्जु सीधे प्रकार के बीजांड में देखेंगे तो ऊपर ही तो है, ठीक है, तो ये इसका अपर पार्ट होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल बीजांड द्वार किसे कहेंगे, कि वह स्थान जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, ठीक है, और यह एक प्रकार से बीजांड का मुख्य है। और याद करिएगा, जब पराग कण वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, जैसे मैं अगर आपको कहूं जैसे आप ये कहें कि ये अगर वर्तिकाग्र है और फिर वर्तिका फिर अंडाशय, और यहां पर मैंने कहा कि ये मान लीजिए बीजांड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कोई परागकण यहां पर आकर गिर गया, क्या गिर गया है बच्चों, परागकण। किस प्रक्रिया द्वारा, परागण की प्रक्रिया द्वारा। कहा था ना, अधिकांश पौधों में परागकण दो कोश की अवस्था में आकर वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद जब यहां पहुंच जाएंगे तो इनसे पराग नलिका बनती है, ठीक है। और वो जो पराग नलिका बनती है, उस पराग नलिका के अंदर जनन कोशिका चली जाती है, आपको बताया था, और उस पराग नलिका में जनन कोश का विभाजन करके दो नरयुग्मक बनाती है। अब ये पराग नलिका जा कहां रही है, देखिए वर्तिकाग्र पर परागकण गिरा, फिर ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई, ये तो हो गई वर्तिका, ये नीचे वाला भाग हो गया अंडाशय।
अब अंडाशय तक ये पहुंचेगी और जब ये पराग नलिका बीजांड में आएगी तो अधिकांश पौधों में ये पराग नलिका इसी बीजांड द्वार वाले भाग से ही बीजांड में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल जो है ना, वह रास्ता है, वह मार्ग है जिससे होकर ही पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है। मुख्यतः कह रहा हूं मैं, यहां पर इस बात को ध्यान रखना, अधिकांश पौधों में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे इस प्रक्रिया को भी पढ़ेंगे, पोरोगैमी के नाम से, ठीक है, बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश होता है मुख्यतः। एक बात और यहाँ चर्चा का विषय भी है कि जब बीजांड बीज में बदल जाता है ना, आपकी बुक में परिपक्व बीज का चित्र भी दिया गया, तो बीजांड जब बीज में परिपक्व हो जाता है, बदल जाता है, तो उस समय भी ये बीजांड का जो द्वार है, बीजांड द्वार आपको दिखाई देगा। वहां पर भी आप इसको माइक्रोपाइल ही कहेंगे, वहां पर भी आप उसको इंग्लिश में माइक्रोपाइल ही कहेंगे, हिंदी में आप उसको बीज द्वार कह सकते हैं, ठीक है। वहां पर वो जो बीज द्वार माइक्रोपाइल होगा बीज के अंदर, वहां पर इसका कार्य क्या होगा, उस समय इसका कार्य क्या होगा कि जब बीज को हम जमीन में बोते हैं तो उस समय जो मृदा यानी मिट्टी में जो जल और खनिज लवणों का प्रवेश जो होगा या ऑक्सीजन का जो प्रवेश होगा वह उस माइक्रोपाइल से होगा। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बीजांड के अंदर माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार का कार्य पराग नलिका को प्रवेशित कराना है। प्रश्नों को पढ़ा कीजिएगा ढंग से। अगर सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोपाइल का क्या रोल है, क्या महत्व है, तो आपको फिर दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा, बीजांड के माइक्रोपाइल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो बीज के माइक्रोपाइल के बारे में सोचना पड़ेगा। तब हम दोनों कार्यों की चर्चा करेंगे कि भी बीजांड के अंदर तो माइक्रोपाइल पराग नलिका को प्रवेशित कराता है और बीज के अंदर माइक्रोपाइल जल और खनिज लवणों को साथ में ऑक्सीजन को प्रवेशित करवाता है। लेकिन जब बीजांड में माइक्रोपाइल का रोल बोला जाए, बीजांड में माइक्रोपाइल का एक ही रोल है कि पराग नलिका को प्रवेश हेतु रास्ता प्रदान करना। क्लियर है? चलिए अब आगे और बात समझिएगा। तो हम जो बात कर रहे थे भागों में ही तीसरा जो भाग अगर मैं कहूं, हमने देखिए क्या क्या पढ़ा, हमने बीजांड काय पढ़ा, हमने दूसरा अध्ययन पढ़ा। तो वैसे हम बात करते हैं क्या, बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल है क्या, तो सीधा से हमने शॉर्ट में ये कहा कि वह स्थान या छिद्र, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है कि बीजांड का चारों ओर से अध्ययन से घिरा रहता है एक स्थान को छोड़कर, एक स्थान को छोड़कर। तो वह स्थान जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। उस स्थान को हम क्या कहते हैं बेटा, बीजांड द्वार कहते हैं। और यह है क्या, एक प्रकार से यह बीजांड का मुख है, याद रखिएगा, इट इज अ माइन्यूट ओपनिंग, यह बीजांड का मुख है। और जब मैं यह मुख की बात कहूं तो हमेशा याद रखिएगा यह इसका अपर पार्ट है, ऊपरी हिस्सा माना जाएगा। हाँ, प्रति बीजांड में वो नीचे चला गया है, लेकिन इसको आप मानेंगे क्या बेटा, ये ऊपरी हिस्सा ही मानेंगे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह क्या है, बीजांड का ऊपरी भाग मानेंगे, याद रखिएगा, जो कि घूमकर नीचे चला गया है, लेकिन है तो मुख ही ना बेटा, ठीक है, अपर पार्ट ही मानेंगे। और मैं अगर कहूं कि इसका कार्य बीजांड में अगर कहा जाए कि रोल क्या है, तो हमने कहा पराग नलिका को, पोलन ट्यूब को प्रवेश हेतु, पोलन ट्यूब को प्रवेश हेतु मार्ग प्रदान करना, मार्ग प्रदान करना, जिसको हम पढ़ेंगे पोरोगैमी के नाम से। अधिकांश पौधों में
पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश होता है वह बीजांड द्वार वाले स्थान से होता है। चलिए इसके बाद में हम एक और चौथा भाग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं निभाग या चैलेजा। ठीक है, समझिएगा एक बार। बच्चों इस क्षेत्र में अगर ये बीजांड द्वार है तो बिल्कुल इसका अपोजिट हिस्सा देखिए आप लोग। अपोजिट हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कहा जाता है निभाग। नाभिक नहीं, क्या कहेंगे हम? निभाग चैलेजा कहेंगे। जब ये बीजांड का मुख है यानी ऊपरी भाग है तो बेटा ये बेस है, आधार है। चाहे आप सीधे प्रकार के बीजांड में भी आप अगर देखेंगे, सीधे प्रकार के बीजांड में भी आप अगर देखेंगे तो ये अगर मान लीजिए मैंने कहा बीजांड का बीजांड द्वार है तो ये जो है ना ये चले जाए बिल्कुल ऊपरी, मतलब बिल्कुल इसका विपरीत सिरा मानेंगे आप। तो ये अगर बीजांड द्वार है तो ये निभाग है। तो याद रखिएगा निभाग या चलेजा बीजांड का आधारीय भाग है और इसी स्थान से अध्यावरण इंटेगमेंट, चाहे इस क्षेत्र में देखें चाहे आप सरल प्रकार के बीजांड में देखेंगे, अध्यावरण बाहर निकलते दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। ठीक है, चलिए तो हम कहेंगे निभाग क्या है? बीजांड का आधार है यानी बेस है, आधारीय भाग भी कह सकते हैं। द बेस ऑफ द ओव्यूल। और दूसरा अगर मैं कहूं तो इसी स्थान से अध्यावरण बाहर निकलते प्रतीत होते हैं। अध्यावरण बाहर निकलते प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको निभाग या चैलेजा कहते हैं। इसके अलावा एक दो बातें और हैं वो समझिएगा। अभी मैंने यहां पर एक बात की कि जो बीजांड का जो व्रंत है और ये जो मुख्य काय एक स्थान पर जुड़ा हुआ, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इस जुड़ने वाले स्थान को तो हमने नाभिक नाम दिया था, हमने वर्णन कर ही लिया कि वह स्थान जहां पर बीजांड का बीजांड व्रंत जो है मुख्य काय से जुड़ा होता है। तो एक बात और समझिएगा, ये जो अध्यावरण जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये, और ये जो बीजांड का व्रंत, तो कुछ बीजों के अंदर क्या होता है कि ये जो अध्यावरण जो होता है ना ये वाला हिस्सा और बीजांड का जो व्रंत ये वाला हिस्सा, इस स्थान पर ना आपको एक उभार सा दिखाई देता है, अतिवृद्धि दिखाई देती है। और इस अतिवृद्धि यानी उभार वाले स्थान पर ये दोनों बीजांड का व्रंत और अध्यावरण आपस में चिपके हुए रहते हैं कुछ स्थान पर। ये मान लीजिए अगर बीजांड है तो बीजांड का ये जो अध्यावरण है ये वो कुछ स्थान पर यहाँ पर इससे चिपका हुआ रहता है। तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से को कहा जाता है बेटा रेफे। क्या कहा जाता है? रेफे कहा जाता है, जो कुछ बीजों के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें तो ठीक है, इतना कोई जरूरी नहीं है। तो एक भाग और हम कह रहे थे कि रेफे क्या है यहां पर, तो रेफे ये है, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, उभार है, अतिवृद्धि है। ये उभार सदृश संरचना है। वह अतिवृद्धि या उभार जहां कौन कौन आपस में जुड़ा रहता है? अध्यावरण
आप बाह्य अध्यावरण भी कह सकते हैं। अध्यावरण बीजांड व्रंत से यानी फनिकल से, हालांकि कुछ स्थान तक ही, ज्यादा नहीं, से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ये हो गई आपके बच्चों बीजांड की पूरी संरचना हो गई। जो बीजांड परिपक्व हो जाएगा तो वो फिर बीज में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अब बेटा बीजांड की संरचना से संबंधित कुछ एडवांस पॉइंट है, उन पर भी ध्यान रखिएगा। अन्य बिंदु मैं कह सकता हूं, अन्य बिंदुओं की भी बात कह सकता हूं, याद रहे तो ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए याद रखिएगा। तो इसमें कई बार आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आता है जिसको कहते हैं एरिल। क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। पूछा जाता है कई बार कई एग्जाम्स में कि एरिल क्या होता है। तो बेटा आप लोग सब जानते हैं जो लीची होती है ना, लीची, लीची आप सबने खाई होगी। तो जब लीची को खाते हैं तो लीची का जो बीज होता है ना, उस बीज के बाहर ना आप देखिएगा एक व्हाइट कलर का पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं। लीची का पूरा फल खोलते हैं ना अपन, तो लीची का जो फल खोलते हैं तो उसमें बाहर तो फल बित्ती होती है और अंदर होता है बीज। लेकिन बीज के बाहर भी ना आपको ना एक व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई देता है, और वो जो लीची के चारों तरफ जो व्हाइट कलर का पार्ट, वही तो हम खाते हैं। वास्तव में एरिल वही है, वास्तव में एरिल वही है। तो आपको नॉलेज के लिए यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि एरिल क्या है। तो पहली बात तो एरिल तृतीय अध्यावरण है। जैसा हम लोग जानते हैं कि सामता औरत बीजों में 2 अध्यावरण होते हैं, तो यानी बीज जो होगा उसके बीज के बाहर आपको अध्यावरण दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा बेटा, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो बीज है उसके बाहर 2 अध्यावरण तो होंगे, लेकिन एक तीसरा और अध्यावरण है, वो व्हाइट कलर का पार्ट है, सफेद कलर का पार्ट है। तो एरिल क्या है? यह तृतीय अध्यावरण है, थर्ड इंटेगुमेंट। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा तो वो क्या है बेटा? लीची। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीची में खाने योग्य भाग, लीची का जो खाने योग्य भाग है जो सफेद कलर का होता है, सफेद रंग का खाने योग्य भाग, वही एरिल है, तृतीय अध्यावरण है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ऐसे में एक और आपको कहूं क्या कि आप लोगों ने अरंड का बीज देखा होगा। तो जो अरंड जो होता है ना, रेसिनस जिसको कहते हैं, तो अरंड का जो बीज होता है ना भाई, बीज किससे बना? बीजांड से ही तो बना, निषेचन के पश्चात। तो जो बीजांड का बीजांड द्वार जो होता है ना, उस बीजांड द्वार पर आपको ना एक यहाँ पर अतिवृद्धि सी दिखाई देती है, अतिवृद्धि सी दिखाई देती है बच्चों। ये जो अतिवृद्धि है इसको कैरंकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरंकल। तो कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं कि कैरंकल क्या है, क्या कैरंकल क्या है? तो कैरंकल जो है वो क्या है कि बीजांड कहो चाहे बीज कहो, एक ही बात है। ठीक है। तो बीज के बीचोल में मुख के पास में है ना, बीजांड द्वार के पास, बीज के बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल पर उपस्थित क्या है? ये एक अतिवृद्धि है। बीजांड का जो या बीज का जो ये जो द्वार है माइक्रोपाइल है, उसके आसपास एक अतिवृद्धि, आउटग्रोथ है, जिसे क्या नाम दिया जाता है बेटा? कैरंकल कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो इसका एग्जाम्पल, उदाहरण जो है वो क्या है बेटा? अरंड है।
अरंडे यूफोरबिएसी कुल का सदस्य, यूफोरबिएसी कुल का सदस्य, जिनमें ये आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बेटा हमने कुल ये जो है बीजांड जो है, जो कि अध्ययन युक्त गुरु बीजाणुधानी है, वो क्या होती है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, और एक प्रारूपिक बीजांड जो कि आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, प्रतीप एवं द्विअध्यावरणी, एनाट्रोपस एंड बाइटैगमिक टाइप।